हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। यस, आपको यहाँ पे 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली दैट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं जैसे ओलंपियाड, NTSC, नीट, सी, इसकी भी प्रिपरेशन आपको यहाँ कराई जाती है, दैट टू फॉर फ्री। तो isn't that amazing? yes, और ये सारे वीडियोस आपको मिलते हैं YouTube पे, तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन ईजियर वे है जहाँ पे हर कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलता है, वो है आप चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे या मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अब वेबसाइट पे आपको किस तरीके से जाना है वो मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसकी इंग्लिश लिटरेचर की जो ये बुक है, इसका हम स्टार्ट करने वाले हैं 15th यूनिट। और ये है एक हिलेरियस पोम। हिलेरियस मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, मज़ेदार पोम है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। द नेम ऑफ द पोम इज़ द ओल्ड वाइफ एंड द घोस्ट। द ओल्ड वाइफ एंड द घोस्ट। तो यहाँ पे ये एक बहुत स्कैरी वाला तो है ही नहीं, बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, ये घोस्ट है इसमें, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि घोस्ट जो है ना वो ही परेशान हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम, बट बिफोर दैट लेट्स रीड अबाउट आवर ऑथर। सो जो हमारे पोएट हैं वो हैं जेम्स रीव्स। जेम्स रीव्स, अ ब्रिटिश पोएट, एसेइस्ट एंड टीचर, रोट पोएट्री प्राइमरीली फॉर चिल्ड्रन। अब ये जो थे एक ब्रिटिश पोएट थे, एसेइस्ट थे और एक टीचर थे, और ये यूजुअली जो थे बच्चों के लिए पोएट्री लिखा करते थे। He published several anthologies of poetry and traditional songs. The Imprisoned Sea, The Wandering Moon, The Questioning Tiger are some of his famous poems. तो अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पोम को, लेकिन उसके पहले हमसे कुछ पूछा गया है। डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? क्या आप घोस्ट पे बिलीव करते हो? This is a funny poem about an old lady who is visited by a ghost. ये एक बहुत फनी पोम है, एक ओल्ड लेडी के बारे में जिसके घर में एक घोस्ट आता है विदाउट रियलाइजिंग इट, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। रीड ऑन टू फाइंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और अब हम रीड करने वाले हैं ये देखने के लिए कि होता क्या है। सो शैल वी स्टार्ट? चलो। There was an old wife and she lived all alone in a cottage not far from Hitchin. And one bright night, by the full moonlight, comes a ghost right into her kitchen. So there was an old wife. एक old wife थी and she lived all alone. मतलब उसके साथ कोई नहीं रहता था। In a cottage not far from Hitchin. So Hitchin जो city है उससे वो ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। एंड वन ब्राइट नाइट, एक दिन जब एक ब्राइट नाइट थी, मतलब मून काफ़ी चमक रहा था, बाय द फुल मून लाइट, उस दिन जो थी पूर्णिमा की रात थी, उस दिन कम्स अ घोस्ट राइट इनटू हर किचन। उस दिन कौन आया? एक भूत आया उनके किचन में। About that kitchen neat and clean, the ghost goes pottering around. But the poor old wife is deaf as a boot and so hears never a sound. अब about that kitchen neat and clean, वो जो kitchen था जो एकदम neat and clean था, the ghost goes pottering around. वो जो ghost है, pottering मतलब doing things without hurrying, वो यहाँ वहाँ टहल रहा है, मतलब इधर उधर काम कर रहा है, बिना उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, वो इधर उधर टहल रहा है। बट द पुअर ओल्ड वाइफ इज़ डेफ एज अ बूट। लेकिन जो हमारी ओल्ड वाइफ है वो जो है वो डेफ है, मतलब वो सुन नहीं सकती। डेफ एज अ बूट, ये एक सिमिली यूज़ करी है कि एक बूट जो रखा होता है, क्या वो अपने आप हिलता है, कहीं जाता है, उसे सुनाई देता है? नहीं। तो एक बूट की तरह वो डेफ है। एंड सो हियर्स नेवर अ साउंड। अब भूत इधर उधर जा रहा है लेकिन उसको कोई आवाज़ नहीं आ रही है ओल्ड वाइफ को, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकती। The ghost blows up the kitchen fire, as bold can be. He helps himself from the larder shelf, but never a sound hears she. Now जो घोस्ट होता है, जो किचन का जो फायर होता है, उसको एकदम ज़ोर से जला देता है, मतलब उसको काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी आग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। So the ghost blows up मतलब क्या होता है? जला देना। The kitchen fire as bold can be, मतलब इतनी ज़्यादा ज़ोर से, जितनी ज़ोर से वो हो सकता है। He helps himself from the larder shelf. larder मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप सामान जो है स्टोर करके रखते हो। सो जहाँ पे आप बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, या आपका खाना होता है, फूड आइटम्स होते हैं, जहाँ आप स्टोर करके रखते हो, उसको larder shelf कहते हैं।
सो वो वहाँ जाता है और लार्डर शेल्फ से जो उसको खाना होता है वो निकाल लेता है, बट नेवर अ साउंड हियर्स शी। अब वो इतनी आवाज़ें कर रहा है लेकिन ओल्ड वाइफ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? बिकॉज शी इज डेफ। He blows his hands to make them warm and whistles aloud, wee-hee. But still as a sack, the old soul lies, and never a sound hears she. So he blows his hands to make them warm. तो वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए उस पर ब्लो करता है, फूंक मारता है। And whistles around, और aloud मतलब फूंक करते हुए उसके बाद वो जोर से सीटी बजाता है, wee-hee. बट स्टिल एज अ सैक, लेकिन जैसे एक बोरा होता है वो कैसे बिना हिले एकदम स्टिल पड़ा होता है, उसी तरीके से ये जो हमारी जो ओल्ड वाइफ थी, ओल्ड सोल का मतलब क्या है, ओल्ड वाइफ, वो वैसे ही लेटी हुई थी। एंड नेवर अ साउंड हियर शी, और उनको किसी तरीके की कोई साउंड सुनाई नहीं दे रही थी। From corner to corner he runs about, and into the cupboard he peeps. He rattles the door and bumps on the floor, but still the old wife sleeps. अब वो यहाँ बोल रहे हैं कि वो कॉर्नर से कॉर्नर, यहाँ से वहाँ भाग रहा था, पूरे किचन में इधर से उधर भाग रहा था। एंड इनटू द कबर्ड ही पीप्स, अब जो किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं तो वहाँ पे हर एक कबर्ड को खोल खोल के वो पीप मतलब झांक रहा था। He rattles the door and bumps on the floor, वो पूरे दरवाजे को हिलाता है, रैटल करता है, रैटल मतलब शेक करना, पूरे दरवाजे को हिलाता है। And bumps on the floor, but still the old wife sleeps, लेकिन ओल्ड वाइफ को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो अपने आराम से सो रही है। Jangle and bang go the pots and pans as he throws them around, and the plates and mugs and dishes and jugs he flings them all to the ground. अब jangle और bang मतलब जैसे pots होता है, कोई भी आप भगोना होता है उसको नीचे धड़ाम से फेंक देते हो, pans जो होते हैं जिसमें तवे होते हैं उसको फेंक देते हो, कैसी आवाज़ आती है, jangle bang, ये सब ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं। ओनोमेटोपिक वर्ड्स वो होते हैं जो किसी साउंड को इमिटेट करते हैं, जैसे कि बूम, वुश, ये सब क्या है, आवाज़ को हम इमिटेट कर रहे हैं। तो ये जैंगल और बैंक ओनोमेटोपिक वर्ड्स हैं। सो पॉट्स और पैन्स को सब फेंक देता है, एंड थ्रोज देम ऑल अराउंड, हर जगह उसको फेंक देता है। ऑल द प्लेट्स, मग्स, डिशेस एंड जग्स, ये जितने भी प्लेट्स होते हैं, मग्स होते हैं, डिशेस होते हैं, जग्स होते हैं, उन सब को वो कहाँ, ग्राउंड में फेंक देता है। फ्लिंग्स का मतलब क्या होता है, थ्रोज विथ फोर्स। Madly the ghost tears up and down and screams like a storm at sea, and at last the old wife stirs in her bed, and it's drought those mice says she. So मैडली द घोस्ट टीयर्स अप एंड डाउन, अब घोस्ट को गुस्सा आता है कि मैं इतना डरा रहा हूँ लेकिन ये तो उठ ही नहीं रही है, ये तो डर ही नहीं रही है। सो द मैडली मतलब गुस्से में द घोस्ट टीयर्स अप एंड डाउन, टीयर्स मतलब मूव वेरी क्विकली इन एन एक्साइटेड वे, ऊपर से नीचे तक घूम रहा है। एंड स्क्रीम्स लाइक अ स्टॉर्म एट सी, और जोर जोर से चिल्ला रहा है, जैसे कि समुद्र में जैसे अगर बहुत बड़ा तूफान आता है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसे वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। एंड एट लास्ट द ओल्ड वाइफ स्टर्स इन हर बेड, फाइनली वो थोड़ा सा हिलती है, शायद उसको हल्की सी आवाज़ आती है या थोड़ा सा उसको लगता है कुछ हो रहा है, तो वो हल्का सा हिलती है और क्या बोलती है, आह ये चूहे भी, आह। देन द फर्स्ट कॉक क्रोज एंड मॉर्निंग शोज, और फाइनली जो है पहला जो कौवा होता है वो बोलता है और सुबह हो जाती है। एंड द ट्रबलसम घोस्ट इज अवे, और ये जो परेशान करने वाला जो घोस्ट है वो चला जाता है। बट ओह व्हाट अ पिकल द पुअर वाइफ सीज, लेकिन जब पुअर वाइफ सो के उठती है तो देखती है, ओह व्हाट अ पिकल मतलब कितना बड़ा मेस है, क्या कर दिया। When she gets up the next day, जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठती है तो सोचती है, ओ भगवान ये मेरे घर को क्या हो गया। Them tidy big mice, the old wife thinks, and off she goes to kitchen, and the tidy big cat she fetches back to keep the mice from her kitchen. तो उनको लगता है ये वही मोटे चूहे ने किया होगा, और फिर वो क्या सोचती है, वो जाती है हिचन, सिटी के एरिया में जाती है, मार्केट में जाती है, और क्या लेके आती है, वहाँ से एक मोटी सी बिल्ली लेके आती है, किस लिए, चूहे को भगाने के लिए। बट क्या ये चूहा होता है, किचन में चूहे ने किया था ये सब, नहीं, किचन में ये सब किसने किया था, ये सब किया था घोस्ट ने। सो दिस वॉज आवर पोम, कैसी लगी,
इंटरेस्टिंग थी ना, बेचारा घोस्ट, काश उसको पता होता कि ओल्ड वाइफ सुन नहीं सकती, कितनी मेहनत की उसने डराने के लिए, लेकिन ओके। सो नाउ दिस वाज आवर पोम। एक बार हम इस पोम में फटाक से जो है राइमिंग पैटर्न देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वाज एन ओल्ड वाइफ। सो हमें राइमिंग पैटर्न पता है, हम कैसे देखते हैं, आप लास्ट के वर्ड्स देख लो। सो अलोन ए मार्क करोगे। अब अलोन और हिचन सेम साउंड नहीं कर रहे हैं तो इसको बी दे दो। अलोन हिचन लाइट, लाइट भी सेम साउंड नहीं कर रहा है, इसे आप सी दे दो। हिचन और किचन सेम साउंड कर रहा है तो इसको भी बी मार्क दे दो। तो ये ए बी सी बी। अब अगर आप देखोगे हर जगह यही राइमिंग पैटर्न फॉलो हुआ है। क्लीन, राउंड, बूट, साउंड। राउंड और साउंड सेम साउंड कर रहे हैं, ये दोनों अलग साउंड कर रहे हैं। सो ये जो पूरी पोम है लास्ट तक इसमें जो है ए बी सी बी वाला जो है पैटर्न यूज हुआ है। अब हम फटाक से इसकी समरी देख लेते हैं। So the poem Old Wife and the Ghost is written by James Reeves. James Reeves ने लिखी है। He tells us a tale of an old lady and a ghost. ये जो है हमें एक कहानी बताते हैं जिसमें एक old lady होती है और एक ghost होता है। It is told that the old lady lives alone in a house and the poor lady is deaf. हमें ये बताया जाता है कि जो old lady है ये घर में अकेली रहती है और वो बहरी हैं। One night a ghost enters her house and gets into her kitchen. एक रात को फुल नाइट, फुल मून नाइट में एक घोस्ट जो है वो उनके घर में एंटर करता है और किचन में चला जाता है। The ghost tries to scare the lady by banging the doors and windows and throwing the utensils on the floor. अब घोस्ट जो है वो लेडी को डराने की कोशिश करता है, वो डोर्स को बैंग करता है, रैटल कर देता है, सारे यूटेंसिल्स फेंक देता है। But the lady is unable to hear any noise as she is deaf. लेकिन लेडी को कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि वो तो डेफ है। When the sun rises in the morning, the ghost goes away. अब जब सुबह होती है तो घोस्ट चला जाता है। When the lady wakes up, she gets irritated to see her house. जब लेडी उठती है तो देखती है अरे ये मेरे घर को क्या हो गया, एकदम खराब हो जाता है, पूरा बिखरा हुआ होता है। She thinks that this destruction was done by some mice. उसको लगता है ज़रूर कुछ चूहे थे जिन्होंने ये पूरा जो है तहस नहस किया है। So she brings a cat from Hitchin. तो वो हिचन से जाके एक कैट लेके आ जाती है। बस इतनी ही हमारी पोम है। क्लियर? स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जो राइमिंग पैटर्न फॉलो हुआ है वो है ए बी सी बी। इसमें टोटल 9 क्वार्टरेंस हैं। 9 क्वार्टरेंस मतलब क्या होता है, एवरी स्टैंजा विद 4 लाइन्स। एंड ये एक नरेटिव पोम है क्योंकि इसमें स्टोरी है ना, एक स्टोरी जैसे सुनाया जा रहा है, इसलिए इसको हम नरेटिव पोम कहेंगे। अब हम आते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस में। तो सबसे पहला है जो इसमें बहुत यूज हुआ है वो है सिमिली। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे आप दो अनरिलेटेड चीज़ों को कंपेयर करते हो यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक। अब जैसे है डेफ एज अ बूट, तो कैसा कितना डेफ था, एक बूट की तरह। यहाँ क्या वर्ड यूज किया है, एज बोल्ड कैन बी, स्टिल एज अ सैक, स्क्रीम्स लाइक अ स्टॉर्म। तो यहाँ पे ये सारी क्या हैं, आपकी सिमिलीज हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया। मैंने आपको बताया था पोम में कि ओनोमेटोपिया क्या है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे आप किसी साउंड को नाम देते हो। जैसे मैंने अभी इसको जोर से मारा तो बूम, या कोई चीज़ अगर भिड़ी तो उसे हम बोलते हैं क्रैश। ये जो वर्ड्स हैं ये एक्चुअली में सिर्फ आवाज़ को इमिटेट कर रहे हैं। जैसे है जैंगल एंड बैंग एंड वी ही क्या, ये साउंड को इमिटेट कर रहा है, विसल के साउंड को। ओके। थर्ड जो इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब जब एक ही लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ही हेल्प्स हिमसेल्फ, ही, ह का साउंड रिपीट हो रहा है। स्टिल एज अ सैक, whistles around he, सो यहाँ व का साउंड रिपीट हो रहा है। फर्स्ट कॉक क्रोज, क का साउंड रिपीट हो रहा है। What a pickle the poor wife sees, pickle poor, screams storm sea, स का साउंड रिपीट हो रहा है। pots pans, प का साउंड रिपीट हो रहा है। सो इन्हें हम कहते हैं अलिट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट जो इसमें यूज हो रहा है वो है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे सेवरल फ्रेजेस या जो वर्सेस हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर आप इस वाले स्टैंजा में देखोगे हर लाइन एंड से स्टार्ट हुई है। एंड स्क्रीम्स लाइक अ स्टॉर्म एट सी, and at last the old wife stirs at her bed
and its dart those mice say she। तो ये जो है ये another poetic device है जिसे हम anaphora कहते हैं। क्लियर? सो अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस जैसे हमें एलिट्रेशन होता है जहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, लेकिन वो शब्द उस वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक विज, पैन, पॉट। लेकिन एसोनेंस मतलब क्या होता है? वोवेल साउंड रिपीट होना चाहिए, वोवेल साउंड रिपीट होना चाहिए, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में ही हो। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, द घोस्ट गोज पॉटरिंग राउंड। अब यहाँ देखो, घोस्ट गोज पॉटरिंग राउंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। ओ क्या है? एक वोवेल है, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एसोनेंस। ओके, सो पहला है आपके यहाँ पे, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम। द घोस्ट पेड द ओल्ड वुमन अ विजिट ऑन। कौन सी, कैसी, कौन से टाइम पे गया था? ऑन वन ब्राइट नाइट, और आप ये भी बोल सकते हैं ऑन अ फुल मून नाइट। ठीक है? द ओल्ड वुमन वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब होता है जिसको सुनाई नहीं देता। द घोस्ट ब्लोज अप द किचन फायर एंड रेडेड द लार्डर शेल्फ। घोस्ट जो था उसने एकदम किचन फायर को जोर से, मतलब आग को बढ़ा दी, प्लस उसने लार्डर शेल्फ जहाँ पे आप जितना भी सामान होता है उसको स्टोर करते हो उसको रेड कर दिया, मतलब उसको सब कुछ खोल के निकाल दिया। द घोस्ट ट्राइड फ्राइटनिंग द, इसमें टू नहीं आएगा, द घोस्ट ट्राइड फ्राइटनिंग द ओल्ड वुमन। ठीक है? नेक्स्ट इज द ओल्ड वुमन ब्लेम द माइस फॉर ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड बॉट हरसेल्फ अ कैट फ्रॉम हिचन। क्योंकि अगर आपने मेरे साथ ये पोम पढ़ी है तो आपको ये बहुत ईजी लगा होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार एक्सप्लेनेशन प्लीज देख लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स में। वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव? क्या बोल रही हूँ मैं? वेयर डिड द ओल्ड वुमन लिव? ओल्ड वुमन कहाँ रहती थी? द ओल्ड वुमन लिव्ड इन अ कॉटेज नॉट फार फ्रॉम हिचन। वो एक कॉटेज में रहती थी जो कि हिचन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। नेक्स्ट इज व्हाट वर द साउंड्स द घोस्ट मेड? वो कौन से साउंड्स थे जो घोस्ट मतलब प्रोड्यूस कर रहा था? The ghost made various sounds like he whistled a loud wee-hee, rattled the door, banged on the floor and screamed like a storm at sea। तो उसने कैसी कैसी आवाज़ें की थी? उसने विसल किया, उसने डोर को रैटल किया, फ्लोर पे बम्प किया, और वो चिल्ला रहा था like a storm at sea। How did the ghost mess up the old woman's kitchen? अब घोस्ट ने उस किचन में क्या क्या मैसअप किया? The ghost pottered around the neat and clean kitchen। घोस्ट ने पूरा जो है नीट एंड क्लीन किचन को एकदम पूरा जो है तहस नहस कर दिया। It then blew out the kitchen fire। यहाँ पे pottered का मतलब क्या है? इधर उधर वो पूरा घूम रहा था, उसके बाद उसने किचन फायर में जोर से आग लगा दी and went into the larder shelf, और फिर वो larder shelf चला गया। He ran from corner to corner and checked all the cupboards। वो एक एक कोने में एकदम भाग रहा था यहाँ से वहाँ, और हर कबर्ड को चेक कर रहा था। He rattled the door and bummed on the floor। वो दरवाजे को रैटल कर रहा था और जोर से बम किया उसने। He even threw around the pots, pans, plates, mugs, dishes and jugs। ये सब उसने किचन से निकाल के फेंक दिया जोर से। अब है लिस्ट ऑल द किचन आइटम्स मेंशन इन द पोम। इस पोम में कौन कौन से किचन आइटम्स मेंशन है? लार्डर शेल्फ, kitchen fire, pots, pans, plates, mugs and dishes। Okay? Next is quote any two similes used in the poem and explain them in your own words। तो ये हम already poetic devices में समझ चुके हैं। जैसे एक है deaf as a boot। Now if something is deaf as a boot, it means it is not going to respond। अगर कोई चीज़ जो है deaf as a boot है मतलब उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। Since the old wife was deaf, अब क्योंकि वो जो old wife थी वो बहरी थी, she has been compared to a boot। उसको आपने एक boot से compare किया है। Still as a sack, मतलब एक बोरी की तरह एकदम still। If something is still as a sack, it means that it doesn't move at all। वो बिल्कुल move नहीं करता। Here the old wife lies down as still as a sack। अब है why do you think the ghost came at night? What was its intention? ये घोस्ट रात में क्यों आया? उसका इंटेंशन क्या था? The ghost came at night to threaten the old wife। वो क्यों आया था यहाँ पे old wife को threaten करने? It came during the night as people are usually afraid of dark। वो रात में इसलिए आया क्योंकि लोगों को usually रात में डर लगता है।
हाउ डिड द ओल्ड वुमन्स डिसेबिलिटी प्रूव यूजफुल टू हर। अब ये जो ओल्ड वुमन की जो डिसेबिलिटी थी, डिसेबिलिटी क्या थी कि वो डेफ थी, तो इससे उसको मदद ही हुई ना। एज द ओल्ड वुमन वॉज डेफ, अब क्योंकि ये ओल्ड वुमन डेफ थी, शी डिड नॉट हियर अ साउंड मेड बाय द घोस्ट, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। एंड दस शी स्लेप्ट पीसफुली, और इसीलिए वो पीसफुली सो गई। लेटर व्हेन शी वोक अप, बाद में जब उनकी नींद खुली, शी थॉट इट मस्ट बी द माइस एंड डिड नॉट गेट स्केयर्ड एट ऑल। और बाद में जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा जरूर ये चूहों ने किया होगा, इसलिए उनको बिल्कुल भी डर ही नहीं लगा। अब है What opinion do you form of the ghost? Was its behavior ghost like? अब आप ये घोस्ट के, इस भूत के बारे में आपका क्या विचार है? क्या उनकी हरकतें भूत जैसी थी? It was a mischievous ghost who probably wanted to scare the old wife. अब ये एक बहुत ही mischievous सा घोस्ट था, शैतान सा घोस्ट था जो ओल्ड वाइफ को डराना चाहता था। Its behavior was not really ghost like, it was more like a naughty child. उसका behavior एक्चुअली में घोस्ट जैसा तो था नहीं, हाँ एक शैतान बच्चे की तरह जरूर था। What did you find humorous in the poem? इस पोम में आपको सबसे ज्यादा मजाकिया क्या लगा? Even when the ghost tries its best to scare the old wife, he could not do so because of her disability. मतलब घोस्ट ने इतना ट्राई किया उस ओल्ड वाइफ को डराने के लिए, लेकिन उनकी डिसेबिलिटी के कारण वो डरा नहीं पाया। When he tries everything and the old wife still sleeps, it becomes really humorous. जब वो सब कुछ ट्राई करता है लेकिन उसके बाद भी ओल्ड वाइफ सोती ही रहती है, तो वो एकदम ह्यूमरस हो जाता है। Suggest another title for the poem. अब ये मैंने जो टाइटल दिया है वो है The Poor Little Ghost. ओके, आप अपनी तरफ से कोई भी टाइटल दे सकते हो। अब आते हैं हम वोकैबुलरी वर्ड्स में। सो फाइंड 9 वर्ड्स कॉमनली फाउंड इन घोस्ट स्टोरीज। तो यहाँ जो वर्ड्स हैं देखो, यहाँ है फैंटम, देन हॉन्टेड, वोल्फ, स्कल, स्क्रीम, विजर्ड, स्पूकी एंड हॉरर। अब इसमें एक वर्ड है जो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो वर्ड आप मुझे बताओगे एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड इन ईच वर्ड सेट एंड गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। अब यहाँ पे देखो ये वर्ड सेट्स हैं फैंटम, स्पिरिट, मोर्टल, शैडो एंड स्पेक्टर। ये सब में ऑड क्या है? फैंटम मतलब भूत, स्पिरिट मतलब आत्मा, मोर्टल मतलब जो मर सकता है जैसे ह्यूमंस, शैडो मतलब अगेन अ थिंग दैट यू कैन नॉट टच और सी, एंड स्पेक्टर मतलब भी होता है घोस्ट। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो गया? मोर्टल। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली में इन लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मोर्टल मतलब क्या होता है? मोर्टल मतलब एक क्वालिटी होती है दैट सब ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, मतलब जो कि मर सकते हैं। इमोर्टल जैसे कि भगवान, वो मर नहीं सकते। साइट, साउंड, टेस्ट, फियर एंड टच। अब यहाँ पे देखो साइट एक आपका सेंस है, साउंड सेंस ऑर्गन है, टेस्ट सेंस ऑर्गन है और टच भी है, लेकिन फियर एक फीलिंग है, इसीलिए ये हो गया आपका ऑड वन आउट। मग्स किचन में पाए जाते हैं, डिशेस किचन में, जार्स किचन में और प्लेट्स किचन में, लेकिन बूट्स किचन में नहीं पाए जाते, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो गया। रैटल्स मतलब शेक करना, बैंग मतलब भी बजाना, शैटर करना भी मतलब बजाना, और क्रीक करना मतलब टूटने की आवाज़ करना, लेकिन ब्रेक मतलब होता है टूटना, तो ये अलग हो गया। लाडर मतलब एक रूम जहाँ पे आप स्टोर करते हो चीज़ें, किचन भी एक रूम होता है, बेडरूम एक रूम होता है, ड्राइंग रूम भी एक रूम होता है, लेकिन स्टेयर्स जो होते हैं, सीढ़ियाँ, तो कोई रूम नहीं होती, तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट। ये रहे हमारे आंसर्स, ठीक है। अब है ओनोमेटोपिया। ये मैंने आपको बता दिया ओनोमेटोपिक वर्ड्स क्या होते हैं, जो आपको साउंड, कोई भी साउंड को इमिटेट करते हैं, जैसे कि द प्लेट्स फेल विद अ क्लैटर फ्रॉम हर हैंड्स। कैसे जैसे प्लेट्स गिर जाती है तो टक 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 आवाज आती है, उसको हमने क्लैटर कहा है। द बुलेट whizzed past his ear। जब बुलेट जो है जुप करके जाती है तो हवा की कैसी आवाज आती है? जुप, उसको बोला है whizzed। द डोर ओपन विद अ लाउड क्रीक। डोर जो होता है भूतिया दरवाजा, टक 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 वैसे खुलता है, उसको हमने कहा है क्रीक। द पिजन्स कूड इन देयर नेस्ट। क्या आवाज निकाली उन्होंने? कू की। There was a loud crack followed by a flash of light and the wizard vanished. So यहाँ पे क्या होगा? क्रैक, जोर से क्रैक हुआ, फ्लैश ऑफ लाइट।
ओके अब आता है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस क्लॉजेस में आपको ग्रामर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। फ्रेजेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, दोनों एक साथ कभी उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। द घोस्ट ब्लोज अप द किचन फायर, अब सब्जेक्ट है द घोस्ट, ब्लोज अप मतलब वर्ब है, इसके बाद क्या बचा है द किचन फायर। द किचन फायर अब एक फ्रेज है क्योंकि ये कोई मीनिंग, ये इसका मीनिंग है लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। ही रैटल्स द डोर एंड बम्प्स ऑन द फ्लोर, अब ऑन द फ्लोर ये आपका फ्रेज हो गया। अब क्लॉज क्या होता है, जहां पे आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, जैसे कि व्हाट अ पिकल द पुअर वाइफ सीज व्हेन शी गेट्स अप नेक्स्ट डे। व्हेन शी तुम्हारा सब्जेक्ट है, गेट्स अप तुम्हारा वर्ब है, ये क्लॉज हो गया। अब हर सेंटेंस में मतलब सब जो क्लॉजेस होते हैं बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मेन क्लॉज, एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला व्हाट अ पिकल द पुअर वाइफ सीज, ये मेन क्लॉज है, और जो ये व्हेन से चालू हो रहा है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि फ्रेजेस और क्लॉजेस आप अच्छे से समझोगे कब, जब आप जो है ग्रामर की जो ये वीडियोस हैं देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बताना है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि बताओ फ्रेज या क्लॉज है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या सब्जेक्ट है, वर्ब है, नहीं है, तो ये हो गया फ्रेज। What Harry had for breakfast, हैरी जो है सब्जेक्ट है, had हो गया आपका वर्ब, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया क्लॉज। When she woke up in the morning, she सब्जेक्ट है, woke up वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये भी हो गया क्लॉज। By the lakeside, by the lakeside क्या, कौन, क्या हो रहा है, नहीं पता, ये हो गया फ्रेज। Who smashed the pots and pans in the kitchen, सो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये हो गया क्लॉज। विथ नो एक्सक्यूज, विथ नो एक्सक्यूज क्या, क्या हो रहा है नहीं पता, अगेन ये हो गया फ्रेज, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बताना है। मेन क्लॉज को हम अंडरलाइन करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम सर्कल करेंगे। ओल्ड मदर हबर्ड वॉक्ड, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मदर हबर्ड, वर्कड हो गया वर्ब, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है कि ओल्ड मदर ने वॉक किया। एज इफ शी वॉज इन अ ग्रेट पेन, ये जो है ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एज इफ इट शी वॉज इन अ ग्रेट पेन, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस हाउस, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, विच वॉज बिल्ड बाय द ओल्ड लैंडलॉर्ड विल बी सोल्ड, दिस हाउस विल बी सोल्ड, ये एक मेन क्लॉज है। Which was built by the landlord, ये हो गया subordinating clause. He did not come for football practice. Why? Because he was sick. तो ये हो गया आपका subordinate clause या dependent clause, ये हो गया आपका main clause. That she is a sincere student is a known fact. अब यहाँ पे जो है that is a known fact, she is a sincere student, ये हो गया main clause, that is a known fact, ये हो गया आपका subordinate clause. The doctor arrived after the patient was taken to the hospital. The doctor arrived, complete sense दे रहा है, doctor आ गया, कब आया, after the patient was taken to the hospital, ये हो गया आपका subordinate clause. Clear? And these are your answers. And here we are done. अब आते हैं हम स्पेल चेक पे। यहाँ पे हर सेंटेंस, हर जो आपको ये वर्ड्स के जो ग्रुप दिए हुए हैं इसमें एक स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग गलत है। तो जैसे यहाँ पे देखो सेपरेट में, ठीक है, सेपरेट में ई आता है, तो यहाँ पे मैं आपको गलत स्पेलिंग्स बता देती हूँ, ये सारी जो है गलत स्पेलिंग्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज इट, ठीक है। एंड हियर वी आर डन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, या आपको ये मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे, यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल है ही। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे देखने के लिए जस्ट क्लिक, मतलब टाइप magnetbrains.com, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करना, जैसे क्लास पे क्लिक करोगे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करो, चैप्टर वाइज वीडियोस पे जाओ और जो भी चैप्टर पढ़ना उस पर क्लिक करो, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा।
Now Magnet Brains Hindi channel is also available for you, so do not wait, just subscribe and make sure that you take maximum benefit of it. आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हो. Thank you once again. Do not forget to like, share and subscribe this video. Take care of yourself. Bye.